सैनिक भाइयों नमस्कार। 8वें वेतन में एमएस पे मिलेगा। जेसीओस और जवान और ऑफिसर्स तीनों के लिए एक ही हो सकता है। और आर्मी हेडक्वार्टर से लेटर निकला था 26 मार्च 2025 को फीडबैक देने के लिए। जो 8th सीपीसी 8th पे कमीशन का ऊपर फीडबैक पूछा था, उसी का बारे में जानकारी ले लेंगे। और एक बात है, जो 15 अप्रैल तक लास्ट डेट था, जो फीडबैक देने के लिए 15 तारीख अप्रैल 15 को लास्ट था, लेकिन फीडबैक भी आ गया है। क्या क्या हम अपना मांग क्या है, जो जेसीओ जवानों और ऑफिसर्स का मांग क्या है, हम लोग क्या क्या रखा है डिमांड, उसके बारे में भी जानकारी ले लेंगे। और इसी में आकर अपना लिए क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, जो 8वें वेतन में आकर अपना लिए बेनिफिट क्या क्या मिलने वाला है, उसका बारे में भी जानकारी ले लेंगे। इसी में लेटर में भी देखो, पूरा इसी फीडबैक में पूरा डिटेल से देख लेना आप लोग। जो पे है, अलाउंसेस है, उसके बाद चिल्ड्रन अलाउंसेस है, डिसेबिलिटी पेंशन है, ईसीएच है, उसके बाद बहुत कुछ है। इसी में देख लेना, बहुत कुछ दिया हुआ है। इसी में पूरा एक बार हम लोग जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट आकर रख दिया है मिलिट्री सर्विस पे, एमएस पे रख दिया है। जेसीओस ओवर्स और ऑफिसर्स के लिए बराबर एमएस पे मिलना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट एमएस पे का ऊपर ही है। जो एमएस पे हाई कोर्ट में गया था, उधर से लेकर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में भी गया। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उधर से बता दिया आप 8वें वेतन में इसी का मांगो बोलकर भेज दिया है। लेकिन अभी एमएसपी का जो केस है और एमएसपी मिलेगा या नहीं मिलेगा 8वें वेतन में पता हो जाएगा। लेकिन अपना मांग तो 8वें वेतन में नंबर 1 पॉइंट आकर एमएसपी। कल मैं सुप्रीम कोर्ट में था, हमारे 2 केसेस लगे हुए थे। एक डीजीएल के खिलाफ था, हमने उस पॉलिसी को चैलेंज किया था जिसमें कोल लोडिंग ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, सिक्योरिटी एजेंसी क्या व्यापार और इनपैनलमेंट सिर्फ अफसरों की एजेंसी को किया जाता है और दिया जाता है। उसी तरह कोको पेट्रोल पंप भी, आपका सीएनजी पंप भी सारे के सारे अफसरों को दिया जाता है। ये सब क्रीम पॉलिसी अफसरों ने नियम के खिलाफ, संविधान के खिलाफ अपने लिए रिजर्व कर रखा है, जिसको हम लोगों ने चैलेंज किया है। सरकार ने अभी तक इस पर जवाब दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने 2 वीक का समय दिया, जून में इस केस का डिस्पोजल हो जाएगा। दूसरा केस इक्वल एमएसपी के संबंध में हुआ था। कोर्ट के सामने हमने व्यापक चर्चा किया। चर्चा इस बात पे भी हुई कि क्यों ना इसको एनोमली कमेटी को भेज दिया जाए। तो हमसे पूछा गया क्या एनोमली कमेटी है। मैं कोर्ट में ही था, मैंने कहा हाँ, एनोमली कमेटी हर पे कमीशन की होती है। फिर हुआ किस बॉडी को भेजा जाए या गवर्नमेंट को भेजा जाए। तो इस पे कोर्ट कन्विंस नहीं था कि एनोमली कमेटी है या नहीं, या कोई और बॉडी फंक्शन कर रही है नहीं हो कर रही है। तो उन्होंने उस चीज को ऑप्शन खुला छोड़ दिया और ये कहा कि आप एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। हम लोग इस कोर्ट के आदेश के अनुसार डिटेल रिप्रेजेंटेशन देंगे, जिसका कोर्ट ने परमिशन दिया हुआ है। अगर सरकार उस पर एक्शन नहीं करती है तो दोबारा हम लोग कोर्ट में जाएंगे। एक बात मैं और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का काम किसी के संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ है या नहीं हुआ, ये देखना है। हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है नहीं हुआ, ये देखना है। इस पे बहस करनी है, चर्चा करनी है। हम लोगों ने इस पे बहुत चर्चा की, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि कोर्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट, जो कि सर्वोच्च बॉडी है, इसको देखने के बजाय गवर्नमेंट के फाइनेंस हित को देख रही है। मुझे लगा है कहीं हम वित्त मंत्री के सामने तो केस फाइल नहीं किए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बात किया कि सरकार के पास लिमिट बजट होता है। चलिए, तो चर्चा का विषय है, ऑर्डर का विषय नहीं है। ऑर्डर में ये हुआ है कि हमें परमिशन दिया गया है डिटेल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। हम लोग डिटेल रिप्रेजेंटेशन देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और पे कमीशनों को भी देंगे, पे कमीशन को भी देंगे। अगर गवर्नमेंट इस पे कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग इसको माननीय सर्वोच्च विसंगतियों के बारे में पूछा तो बेस्ड ऑन अर्लियर पे कमीशन रिलेटेड टू डिफेंस फोर्सेस पर्सनल, इनमें जो मुद्दा है वो है मिलिट्री सर्विस पे का।
अब नेचर ऑफ एनोमली ये क्या है कि इंक्रीज एमएसपी फॉर जेसीओज एंड ओआर प्रोपोर्शनेटली ऑफिसर्स एमएसपी आल्सो अंडर रिव्यू फॉर पेरिटी विथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। दोस्तों ये सेना की ओर से फीडबैक फॉर्म तैयार किया गया है और इसमें जेसीओ जवानों की एक लंबित मांग है, जिसमें कहा गया है कि जो मिलिट्री सर्विस पे है जिसकी मांग जेसीओ जवान ये कर रहे हैं कि अधिकारियों के बराबर कर दी जाए, तो यहाँ पे कहा है कि इंक्रीज एमएसपी फॉर जेसीओज एंड ओआर प्रोपोर्शनेटली ऑफिसर्स एमएसपी आल्सो अंडर रिव्यू फॉर पेरिटी विथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कहा है कि जो जेसीओ जवानों की एमएसपी है वो अनुपातिक तौर पर अधिकारियों के हिसाब से बढ़ाई जाए, अधिकारियों की जो एमएसपी है उसके अनुसार बढ़ाई जाए। और इसके लिए जो सजेशन दिया गया है वो है कि जेसीओ जवानों के लिए एमएस पे 100% मिलना चाहिए। क्यों बोलने से जो सेना में आगे रहकर चलने वाला जेसीओ और जवानी है। कमीशन डेडिकेटेड स्टडी सेल्स इन कोलैबोरेशन विथ आईआईएम्स एंड डिफेंस इंस्टीट्यूशंस। तो दोस्तों एक अच्छी खबर है, यहाँ पे इक्वल करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन अधिकारियों के प्रोपोर्शन में एमएसपी को बढ़ाया जाए। जैसा कि आप सबको पता है कि सेवारत जेसीओ और जवानों के जो भत्ते हैं वो अधिकारियों के भत्तों के लगभग अनुपातिक में समान नहीं कह सकते, लेकिन जेसीओ जवानों से हर एक भत्ते अधिकारियों के 1.5 गुना है, जबकि यहाँ पे जेसीओ जवानों से जो एमएसपी है अधिकारियों की वो 3 गुना है। इसी को लेकर यहाँ पे इस पॉइंट को शामिल कर लिया गया है और ये अब पॉइंट 8वें वेतन आयोग के पास में पहुंचेगा और जेसीओ जवानों के लिए ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगली जो एनोमली वो है 7वें वेतन आयोग की, वो है काउंटिंग ऑफ एमएसपी फॉर ट्रांसफर ग्रांट एंड एचआरए। देखिए मिलिट्री सर्विस पे को अब तक जो कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट है, जब एक जगह से दूसरी जगह इंडिविजुअल या फैमिली के साथ में कोई जवान पोस्टिंग के दौरान मूव करता है तो उस समय बेसिक पे को यहाँ पे आधार माना जाता है और उसका 80% या 100% कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट दिया जाता है। इसी के अनुसार एचआरए में भी इस जो एमएसपी को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि पेंशनरी बेनिफिट में इस एमएसपी को शामिल किया जाता है। तो बड़ी मांग कर दी गई है कि जो कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट और एचआरए है उसकी कैलकुलेशन के लिए मिलिट्री सर्विस पे को बेसिक पे के साथ में जोड़ के और उससे सीटीजी और एचआरए को कैलकुलेट किया जाए। कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट एंड एचआरए आर बोथ इंटरलिंक्ड टू इन्फ्लेशन, यानी ये मुद्रा जो अपना मार्केट में महंगाई होती है उससे जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उसी के अनुसार जो घर का किराया है वो बढ़ता है और रेंट बढ़ता है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ता है। इफ मिलिट्री सर्विस पे इज काउंटेड फॉर ग्रांट ऑफ डीए एंड पेंशन ऑन बेसिक पे, देन इट इज इलॉजिकल टू एक्सक्लूड मिलिट्री सर्विस पे व्हाइल कैलकुलेटिंग कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट एंड एचआरए। यानी जब कहा गया है कि जब पेंशन की गणना की जाए तो एमएसपी को काउंट किया जाता है, डीए के लिए एमएसपी को काउंट किया जाता है, तो कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट और एचआरए के लिए भी यहाँ पे मिलिट्री सर्विस पे को बेसिक पे के साथ में काउंट किया जाना चाहिए। काफी अच्छे मुद्दे यहाँ पे शामिल किए गए हैं। अगला मुद्दा है दोस्तों 7वें वेतन आयोग का, ये एक लंबित मांग है जिसमें कहा जा रहा है इक्वल एमएसपी फॉर ऑफिसर्स जेसीओज एंड ओआर। देखिए यहाँ पे जो प्रोपोर्शनेटली बढ़ाने को कहा गया है, लेकिन ये 7वें वेतन आयोग की एक विसंगति के तौर पे लिया गया है। यहाँ पे एमएसपी को एक समान सभी रैंक को करने के लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन भेजी जा रही है। साथ ही साथ स्टेटस पेरिटी के बारे में कहा जा रहा है कि कंसर्न्स ओवर स्टेटस डिग्रेडेशन इन कंपैरिजन विथ ग्रुप ए सर्विसेज लाइक आईएएस एंड आईपीएस। देखिए भारतीय सेना के अधिकारियों को आईएएस और आईपीएस जैसे अधिकारियों जैसा सम्मान सिविल में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे कहा है कि जब भारतीय सेना के अधिकारी आईएएस और आईपीएस के बराबर होते हैं, उन रैंकों के समकक्ष होते हैं, तो यहाँ पे जो भेदभाव किया जा रहा है उसको यहाँ पे दूर करवाने को लेकर मुद्दा सरकार तक पहुंचाया जा रहा है। कमीशन डेडिकेटेड स्टडी सेल्स इन कोलैबोरेशन विथ आईआईएम्स एंड डिफेंस इंस्टीट्यूशंस। ये स्टडी होती है जिसमें
इस बात को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है कि जो भारतीय सेना के अधिकारी है उनको सिविल में जो आईएएस और आईपीएस होते हैं उनके दर्जे के बराबर सम्मान मिलना चाहिए। देखिए 7वें वेतन आयोग की एक और बड़ी विसंगति है, वो है ग्रांट ऑफ NFFU टू आर्म्ड फोर्सेस। देखिए भारतीय सेना के अधिकारियों को छोड़कर बाकी जो डीओपीटी के अंडर आते हैं जैसे कि सीएपीएफ और सिविल आईएएस आईपीएस उनको NFU मिलता है। यानी एक बैच के जो ट्रेनिंग होते हैं उनमें से यदि कोई आगे प्रमोट हो गए ऊपर की रैंक तक चला जाए तो उसकी जो सैलरी है वो जूनियर्स को मिलती है, लेकिन ये आर्म्ड फोर्सेज में नहीं है। हालांकि कुछ हद तक ये मुद्दा स्वीकार हो चुका है, सरकार इसके ऊपर सहमत हो चुकी है, लेकिन इसको फिर भी 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों में शामिल किया गया है कि आर्म्ड फोर्सेज के जो अधिकारी है उनको NFU दिया जाए। अब देखिए टैक्सेशन, इनकम टैक्स सेना के जवानों के ऊपर भी इनकम पे लगता है, पेंशनर्स की पेंशन बिल पर भी लगता है, लेकिन यहाँ पे हार्डशिप अलाउंस शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन, ओनली बेसिक पे शुड बी प्लेस्ड अंडर टैक्सेबल इनकम। एक तरफ जहां रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस दिया जाता है, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, CI ऑप्स अलाउंस, मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस, फील्ड एरिया अलाउंस, HUCL, तो ये किस लिए दिया जाता है कि वो जवान कठिन परिस्थितियों में वहां पे देश की सेवा करता है। अब सरकार एक तरफ देती है, दूसरी तरफ इसके ऊपर इनकम टैक्स लगा देती है, वापस भी ले लेती है। तो यहाँ पे मुद्दा उठाया गया है कि केवल जो बेसिक पे है उसके ऊपर ही इनकम टैक्स का कैलकुलेशन किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है उसको इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। दोस्तों बेस्ड ऑन अर्लियर एंड एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, यहाँ पे पॉलिसीज को लेकर भी कुछ मुद्दे सरकार के सामने उठाए गए हैं, जैसे कि ग्रांट ऑफ HRA टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन माइनस आर्म्ड फोर्सेस, यानी जो जितने भी केंद्र सरकार के संस्थाएं हैं उनको HRA दिया जाता है, जबकि आर्म्ड फोर्सेस के JCO जवान अधिकारियों को नहीं दिया जाता है। दिस पॉलिसी इज हाईली डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, ये पॉलिसी जो है एक भेदभाव सहित है और इसको दूर किया जाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट है ग्रांट ऑफ डिटैचमेंट अलाउंस टू आर्म्ड फोर्सेस इन लाइन विथ व्हाट इज अथॉराइज्ड टू CAPF। CAPF में डिटैचमेंट अलाउंस भी मिलता है, तो आर्म्ड फोर्सेस के JCO जवान अधिकारी भी सिविल अथॉरिटी की जो सिविल एड के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एड के लिए अवेलेबल रहते हैं, तो यदि कहीं पे वो डिटैचमेंट होते हैं तो उनको भी बटालियन हेडक्वार्टर से दूर रहने पर जो अलाउंस मिलता है डिटैचमेंट अलाउंस वो दिया जाना चाहिए। अब दोस्तों अगला जो मुद्दा है वो है कि एस्पायरेशंस एंड रिकमेंडेशन फॉर न्यू पे कमीशन, यानी नए वेतन आयोग के लिए JCO जवान अधिकारियों को सरकार से क्या उम्मीदें हैं कि वो JCO जवान और अधिकारियों से जुड़े मुद्दे 8वें वेतन आयोग में शामिल करवाएं। देखिए स्पेसिफिक एरिया वेयर एस्पायरेशन हैव नॉट बीन मेट एज ऑफ डेट, रिकमेंडेशंस फॉर न्यू पे कमीशन टू मेक पे कमीशन मोर इंक्लूसिव। सबसे पहले है कि ट्राई सर्विसेज रिप्रेजेंटेशन, यानी इंक्लूड सर्विंग ऑफिसर्स फ्रॉम आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एट ऑल स्टेजेस। जहां कहीं पे भी वेतन और पेंशन बढ़ाने की बात हो तो वहां पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अधिकारियों को भी उस कमेटी में शामिल किया जाए। साथ ही साथ PBOR और JCOs वॉइसेज, यानी एस्टैब्लिश structured inputs from OAS and JCOs through a digital consultation platform. Trade-wise grant must be given for qualifications. दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेड वाइज ग्रांट है वो अभी तक क्वालिफिकेशन के लिए PBOR और JCO जवानों को नहीं मिलती है, अधिकारियों को मिलती है। यहाँ पे JCO जवानों के लिए ट्रेड वाइज जो क्वालिफिकेशन ग्रांट है वो देने के लिए सजेशन भेजा गया है। साथ ही साथ JCO जवानों से उनके सुझाव के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जहां पे JCO और जवान अपनी जो सजेशंस है वो रख सके, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि यूनिट लेवल तक जब ये वेतन आयोग को लेकर हो चाहे कोई दूसरे प्रपोजल्स हो वो बनाए जाते हैं तो ज्यादातर हस्तक्षेप अधिकारियों का रहता है। तो यहाँ पे अच्छा मुद्दा उठाया गया है कि JCO और जवानों के इनपुट भी डिजिटली लिए जाए। अगला है FSA,
FSA should be included for Army since the nature of duty, more frequent postings and variety of deployment locations leads to negligible home postings, unlike civil counterparts who draw hardship allowance during postings near home turn। दोस्तों यहाँ पे बात कही जा रही है कि आर्मी के लिए भी FSA का प्रावधान किया जाना चाहिए, क्योंकि वो अलग अलग जगह पर पोस्टिंग रहते हैं, डिप्लॉयमेंट रहते हैं, जो कि उनको होम पोस्टिंग नहीं मिल पाती। तो FSA इनके लिए भी लाया जाए, यानी ये पोस्टिंग सिलेक्शन के लिए एक प्रावधान होता है जिसमें जेसीओ जवान जो होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे एक बार होम पोस्टिंग दी जाए। नेक्स्ट है दोस्तों जो सजेशन फॉर डिटेल स्टडी। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर डिटेल स्टडी की आवश्यकता होती है ताकि उनको एक पॉलिसी बनाई जा सके। तो सबसे पहला है कि पावर्स ऑफ सीओ एंड IFA फॉर ग्रांट ऑफ अलाउंस फॉर फूड एंड ट्रेवल, यानी temporary duty may involve a relocation for duties such as attending meetings, training, operations, wargaming or other short-term assignments covering duration less than 24 hours or within 250 km radius or whichever is lesser। तो ऐसे मामलों में जहां पे टेम्परेरी ड्यूटी जाते हैं कोई, जैसे मीटिंग, ट्रेनिंग, ऑपरेशन और गेम, वार गेम के लिए, तो उस समय शॉर्ट टर्म के लिए असाइनमेंट मिलते हैं जो कि 250 किलोमीटर से कम दूरी के होते हैं और 24 आवर्स से कम स्टे होता है। तो वहां पे सीओ और IFA को अलाउंस और फूड एंड ट्रेवल अलाउंस देने के लिए पावर दिया जाना चाहिए। ट्राई सर्विसेज डिफरेंसेस एड्रेस डिफरेंसेस इन रोल्स बिटवीन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स सिंस द नेचर ऑफ ड्यूटीज इज डिफरेंट एंड रिस्क इन्वॉल्व इज डिफरेंट। यानी ट्राई सर्विसेज के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है, इसलिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो डिफरेंसेस है उनको एड्रेस किया जाए। सिंस द नेचर ऑफ ड्यूटीज इज डिफरेंट एंड रिस्क इन्वॉल्व इज डिफरेंट, क्योंकि जो नेचर ऑफ ड्यूटी अलग होती है और जो रिस्क है तीनों के लिए वो अलग अलग होता है। जो एयरफोर्स है उनको जो है एयर रिस्क होता है, जो नेवी के जवान जैसे अधिकारी होते हैं उनको अपने अलग तरीके की लड़ाई लड़नी होती है, और आर्मी के जो आप सब देख पा रहे हैं कि उनकी लड़ाई लड़ने का तरीका अलग होता है। हालांकि तीनों जॉइंट ऑपरेशन के दौरान एक साथ आ जाते हैं, लेकिन उस समय भी उनका रोल अलग अलग होता है। नेक्स्ट है ऑपरेशनल कंडीशंस, पोस्टिंग्स इन सियाचिन, बॉर्डर एरियाज, इंसर्जेंसी जोन्स, EWT डिप्लॉयमेंट्स स्पेसिफिक टू आर्मी सिंस द ऑपरेशंस आर वेरी फ्लूइड एंड पीपल रिस्क देयर लाइव्स बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट है स्ट्रेस इंडेक्स ड्यू टू इंक्रीज लाइवलीहुड कॉस्ट एंड फैमिली सेपरेशन। ये स्ट्रेस इंडेक्स जेसीओ जवानों अधिकारियों में ज्यादा होता है, इसलिए उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान किया जाए ताकि वो स्ट्रेस फ्री रहे। नेक्स्ट है हार्डशिप अलाउंस, रीअसेसेस एग्जिस्टिंग हार्डशिप एंड रिस्क रिलेटेड अलाउंसेस, यानी रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस को वापस असेस किया जाए और जहां बढ़ाने की जरूरत हो तो बढ़ाया जाए। लेटरल एंट्री ऑप्शंस, यानी इंटर सर्विसेज ट्रांसफर ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम रिलीज एंड रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के आपसी जो ट्रांसफर होते हैं उनको भी यहाँ पे बनाया जाए, ऐसी पॉलिसी बनाई जाए ताकि आर्मी के एयरफोर्स में, एयरफोर्स के नेवी में, हालांकि जो ट्राई सर्विसेज कमांड्स बन रहे हैं उनमें इस प्रकार के स्थानांतरण किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि परमानेंटली जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में इंटर ट्रांसफर को भी शुरू किया जाए। नेक्स्ट है EWT ट्रेनिंग अलाउंसेस टू बी इंक्लूडेड इन एडिशनल हार्डशिप अलाउंसेस। देखिए EWT में जाते हैं तो उस समय भी जो अकोमोडेशन और स्टे है वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता है, इसलिए EWT ट्रेनिंग अलाउंसेस भी यहाँ पे शुरू किया जाए जो कि हार्डशिप अलाउंस के साथ एडिशनल हो। नेक्स्ट है सब कैटेगराइजेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड एंड CI एरिया। द हाई एल्टीट्यूड एरिया शुड बी कैटेगराइज्ड नॉट जस्ट इन 4 कैटेगरीज बट मोर सब कैटेगरीज फॉर एवरी 100 मीटर राइज इन एल्टीट्यूड। देखिए CI ऑप्स फील्ड, मॉडिफाइड फील्ड, उसके बाद हाई एल्टीट्यूड, फिर HAUCH, HAUCL, ये सब अलग अलग कैटेगरी होती है। जो मौजूदा समय में 4 कैटेगरी है हाई एल्टीट्यूड एंड CI एरिया की। तो कहा कि हर एक 100 मीटर में अलाउंसेस को बढ़ाया जाए और इस कैटेगरीज को बढ़ाया जाए, क्योंकि ये कैटेगरीज मोस्टली 4000 मीटर यानी 400 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर उसके अनुसार होती है, जिसको कि अब हर एक 100 मीटर के अनुसार बढ़ाया जाए और उनके अलग अलग कैटेगरी का नाम दिया जाए और अलाउंसेस भी अलग अलग हो। इसी के साथ आप देख पा रहे हैं कि अकोमोडेशन क्वालिटी इंडेक्स अलाउंस हो, फूड क्वालिटी इंडेक्स अलाउंस हो, राशन मनी हो, उसके बाद इन्फ्लेशन हो, पे कमीशन मेंबर्स हो,
डिजिटली इनेबल्ड पैक स्ट्रक्चर हो और प्रमोशंस हो, ये सब टॉपिक भी यहाँ पे शामिल किए गए हैं। इसी के साथ आप देख पा रहे हैं एडिशनल इनपुट में मैटर रिलेटेड टू रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, इसको लेकर एक बार फिर यहाँ पे एडिशनल इनपुट में इसको शामिल किया गया है, जिसमें इन कंसिस्टेंसीज है जो सीआई अलाउंस है, सियाचिन अलाउंस है, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस है, ये नॉट फुली रिफ्लेक्टेड हार्डशिप एज द लॉन्ग टर्म मोर देन 30 डेज फिजिकल एंड मेंटल इफेक्ट्स। यहाँ पे जो फ्रोजन फूड होता है, एडोक लिविंग होती है, लैक ऑफ रिपेयर्स होते हैं एंड रिकवरी होती है, लॉस ऑफ नेटवर्क होता है, इन सब को देखते हुए हार्डशिप अलाउंस की कैटेगरीज को बढ़ाया जाए और एक्स्ट्रा भत्ता यहाँ पे दिया जाए। सजेस्टेड सॉल्यूशंस यानी पे कमीशन शुड इंक्लूड द आर्मी पर्सनल और द कमीशन शुड विजिट द लोकेशंस टिल लास्ट पोस्ट लास्ट माइल टू मेक ए मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड द अलाउंसेस। पे कमीशन जो कमेटी होती है वो ऑफिस में बैठ के सबसे सजेशन पूछ लेती है। अब यहाँ पे मांग की गई है कि पे कमीशन कमेटी में जो आर्मी के पर्सनल है, जेसीओ जवान अधिकारी है, उनको शामिल किया जाए और ये आर्मी के लोगों के साथ में हर एक लास्ट पोस्ट तक, लास्ट एलओसी हो, चाहे बॉर्डर तक हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो, वहां तक जाए और लास्ट पोस्ट तक जो जेसीओ जवान अधिकारी ड्यूटी दे रहा है किसी भी कंडीशन में, वहां जाके उनसे पूछे कि आपको वेतन आयोग में क्या चाहिए। अब देखिए, जो मिलिट्री पर्सनल सर्व इन मोर इंटेंस कंडीशंस रिसीव लोअर अलाउंसेज इन सम केसेस, जबकि सीएपीएफ के जो जवान